जय हिंद दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वंश के बारे में जानेंगे जो कि आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। जैसे कि आपको चंदेल वंश हो गया, परमार वंश हो गया, चौहान वंश हो गया, सिसोदिया वंश हो गया या फिर पाल वंश हो गया। ये सब सारे से आपको 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में आपको इस सारे वंशों के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसका अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको पाल वंश के बारे में जानेंगे। पाल वंश के इस सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन वंश के कौन से संस्थापक है, इसके राजधानियाँ कौन थी और इसके महत्वपूर्ण शासक कौन थे। ये 3 जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो गोपाल हो जाएगा। सबसे पहले आपको यह जरूर याद रखना है। और इस वंश की राजधानी कहाँ थी, तो मुंगेर थी। क्या, तो मुंगेर हो जाएगी। और पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। यह भी, ये 3 क्वेश्चन आपको इस ही एक लाइन से बन गया। इसके संस्थापक गोपाल हो गए, राजधानी मुंगेर हो गई और ये कौन से, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये सब सारे आपको एग्जाम में क्वेश्चन यदि आप सेट लगाते होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोपाल उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो उदंतपुरी जो विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना गोपाल के द्वारा किया गया था। यह भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यह क्वेश्चन आपको 5 से 7 बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ था। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल ने शामिल हुआ था। यह भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन से, तो धर्मपाल इसमें शामिल हुए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और 11वीं सदी के गुजराती कवि सोडठल ने धर्मपाल के उत्तरापथ स्वामी का उपाधि होता था उससे संबोधित किया था। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा कि जो उत्तरापथ स्वामी की जो उपाधि है वह किसने धारण किया था, तो वह धर्मपाल को दिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। सोमपुर महाविहार निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। उदयपुरी जो बिहार में है कि प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल के द्वारा किया गया था। उदयपुरी जो मठ है, बौद्ध मठ, यह आपको देवपाल के द्वारा किया गया था। हम हर एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ते चलेंगे जो आपको इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि आपको यहीं पे उसका डबल रिविजन हो जाए और आप एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। जावा के शैलेंद्र वंश शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। और गौड़ी रीति नामक साहित्य विद्या का विकास पाल शासकों के समय में हुआ था। यह क्वेश्चन आपको हाल ही एग्जाम में पूछा गया था कि गौड़ी रीति का जो विकास है वह किसके कौन से शासक ने किया था, कौन से शासन काल में हुआ था, वह पाल शासकों के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेन वंश के बारे में जान लेते हैं। सेन वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो सामंत सेन हो जाएंगे। ने राढ़ में इसकी स्थापना की थी और इसकी राजधानी आपको नदियाँ थी जो कि लखनऊती में पड़ता है। और सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन हो जाएगा, बल्ला सेन हो जाएगा, लक्ष्मण सेन, ये सब आपको सेन वंश के प्रमुख शासक थे। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था जो शैव धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट देख लेते हैं। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने किया था। इसे जरूर याद रखिएगा। कौन, तो बल्लाल सेन के द्वारा दान सागर और अद्भुत सागर की रचना किया गया था। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप से दिया था, पूर्ण रूप इसमें दिए थे। और लक्ष्मण सेन ने की राज्यसभा में गीत गोविंद, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हम आपको जूम आउट करके पढ़ा देते हैं। ये क्वेश्चन, लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, यह क्वेश्चन आपको पिछले बार दरोगा में भी पूछा गया था एक बार कि गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो जयदेव हो जाएंगे। और वन दूत के लेखक धोई तथा ब्रह्म स्वर्ष के लेखक कौन हो जाएगा, तो हल्ला युद्ध हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हल्ला युद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। और विजय सेन ने देवपाड़ा के
प्रधुनेश्वर मंदिर, जिसको शिव की विशाल मंदिर की स्थापना किया था किसने? तो विजय सेन ने किया था देवपाड़ा में। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपने अभिलेख स्वर प्रथम हिंदी में उत्कीर्ण किए थे। यह भी क्वेश्चन आपको लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी में आपको बहुत ही कम अभिलेख देखने को मिलते हैं। तो जो पहला जो हिंदी का अभिलेख जो किया गया था वो सेन राजवंश के द्वारा किया गया था। और लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। यह भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन? तो लक्ष्मण सेन हो जाएगा। और कश्मीर के राजवंश के बारे में जानते हैं, इससे आपको भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए देखेंगे, कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश कालामकरण, जो कालामकरण है इस प्रकार है। सबसे पहले वहाँ पर कारकट वंश के द्वारा शासन किया गया था, फिर उत्पल वंश आया, फिर लोहार वंश आया। चलिए इन लोगों के बारी बारी में से जानते हैं। 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकट वंश की स्थापना की, जो कि आपको हिंदू वंश की स्थापना की थी। और हेनसांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी। इसी के समय में आपको कश्मीर की यात्रा हेनसांग ने किया था। और कारकट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्ता पिंड था। और कश्मीर को मर्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्त पिंड के द्वारा करवाया गया था। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कारकट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। और इस वंश का संस्थापक कौन था? तो अवंती वर्मन था। इसे भी जरूर याद रखिएगा कि उत्पल वंश के जो संस्थापक था अवंती वर्मन था। अवंतीपुरम नामक एक नगर की स्थापना अवंती वर्मन ने ही की थी। और अवंती वर्मन की अभियान सूर्याय ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। और 980 में उत्पल वंश की रानी दीहा एक महत्वाकांक्षिणी शासिका हुई थी। तो दीहा किसकी एक शासिका थी? तो आपको यह उत्पल वंश की हो जाएगी। और उत्पल वंश का बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ था। उत्पल वंश के बाद लोहार वंश आया। लोहार वंश के संस्थापक आपको समग्र राज हो जाएंगे। ये तीनों के जो संस्थापक है उसे आप जरूर याद रखिएगा। और समग्र राज के बाद अनंत राज हुआ। इनकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन में सुधारों में उसकी सहायता की थी। और लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि और कई भाषाओं में ज्ञात है। और कलहन हर्ष का आश्रित कवि था। इसे आप जरूर याद रखिएगा। जो कलहन था वो हर्ष के आश्रित कवि था। नेक्स्ट देख लेते हैं, जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था। इसे भी आप याद रखिएगा कि जयसिंह जो था लोहार वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1128 ईस्वी में से 1155 तक शासन किया। जयसिंह के शासन के दौरान ही कलहन को राजतरंगिणी का विवरण को समाप्त हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं कामरूप का वर्मन के वंश के बारे में जानते हैं। 4वीं शताब्दी के मध्य में कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश के प्रतिष्ठान के संस्थापक पुष्य वर्मन थे। कौन? तो पुष्य वर्मन हो जाएंगे। और इसकी राजधानी आपको ज्योतिषी नामक स्थान पर था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जहाँ कि आपको राजपूत वंश की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानेंगे। तो मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। इसे जरूर याद रखिएगा। नागभट्ट जो प्रथम था गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। और नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा महिर भोज था। यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है कि महिर भोज जो शासक था वो किस वंश से संबंधित था? तो आपको प्रतिहार वंश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। महिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी और वह विष्णु भक्त था, जिसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि धारण की था। क्या था? तो आदि वराह की उपाधि इसी ने धारण किया था। और राजेश शेखर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। और इस वंश का अंतिम शासक यशपाल था। यह भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश क्या है? तो अनंग पाल ने किया था। दिल्ली नगर की स्थापना अनंग पाल के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखते हैं गढ़वाल राठौर राजवंश के बारे में। तो गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव थे। इसकी राजधानी आपको वाराणसी हो जाएगी। इस वंश का सर्वाधिक जो शक्तिशाली
राजा था वो गोविंद चंद्र हो जाएगा। इसका मंत्री लक्ष्मी धर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसने कृत कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। और गीत गोविंद की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जीन बिहार बनवाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयं को जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। वह किसने किसका अपहरण किया था? तो संयोगिता की अपहरण किया था। इस वंश का अंतिम शासक आपको जयचंद हो जाएगा, जिसे गौरी ने 1194 में चंदावर युद्ध में मार डाला था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि चौहान या फिर चाहमान या फिर चौहान वंश के बारे में देख लेते हैं। चौहान वंश का संस्थापक वसुदेव हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। और इस वंश का प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र था। बाद में अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बना लिया था। और इस वंश का सबसे शक्तिशाली और अर्णवीय राज्य के पुत्र विग्रह राज चतुर्थ विशलदेव हुआ, और जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। तो हरिकेली नामक जो संस्कृत नाटक की रचना किया गया था, इसी के द्वारा विशलदेव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। सोमदेव विग्रह चतुर्थ ने राजकवि थे, और इन्होंने ललित विग्रह नामक एक नाटक लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रह चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। जो सबसे पहले 2.5 दिन जो झोपड़ा था, वो जो एक विद्यालय था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा वो क्या था? तो एक विद्यालय था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि पृथ्वीराज तृतीय ने इस वंश का अंतिम शासक था। जो पृथ्वीराज तृतीय था आपको इस वंश का अंतिम शासक हुआ। और चंदवर दाई पृथ्वीराज तृतीय का राज्य कवि था, और इसकी रचना आपको पृथ्वीराज रासो हो जाएगी। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो है, इसकी रचना कौन हो जाएगा? तो चंदवर दाई, जो कि पृथ्वी तृतीय के शासनकाल में थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। रणथंभौर में जैन मंदिर का शीर्ष पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। और तराइन का प्रथम युद्ध, बहुत ही बार क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, उसमें विजय कौन हुआ और किसके किसके बीच हुआ। तीनों क्वेश्चन आपको इससे पूछे जाते हैं। तो यह हुआ था आपको 1191 में हुआ था। पृथ्वी और गौरी के बीच हुआ, जिसमें आपको गौरी की हार हुई और पृथ्वीराज तृतीय की इसमें विजय हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। तराइन का जब द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में हुआ था, जिसमें गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज जो तृतीय थे इसमें हार हो गई थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब परमार वंश के बारे में देख लेते हैं। परमार वंश के संस्थापक आपको उपेंद्र राज था, जिसकी राजधानी आपको धारा नगरी थी। और प्राचीन राजधानी आपको इसका उज्जैन हुआ करता था। और जो परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली जो शासक था वो राजा भोज था। और राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील की निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नैषधि चरित्र के लेखक श्रीहर्ष और बंध चिंतमणि के लेखक मेरुतुंग थे। और राजा भोज ने चिकित्सा, गणित, व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोज कृति और युक्त कल्परूप के वस्तु शास्त्र के साथ ही विविध विज्ञानियों यंत्रों के उनके उपयोग का उल्लेख इसमें दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नवसाहसा कचरित के रचयिता पद्म गुप्त हो जाएंगे। और 10 रूपक के जो रचयिता थे वो धनंजय हो जाएंगे। और धनिक और हलायुद्ध और अमित गीत जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। और कविराज की उपाधि से विभूषित शासक कौन था? तो यह क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि कविराज की उपाधि किस शासक को दिया गया था? तो राजा भोज को दिया गया था। भोज ने अपनी राजधानी सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था। अपनी राजधानी में इसने सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था। और इस मंदिर के परिसर में संस्कृति विद्यालय खोला गया था। और राजा भोज के शासन में धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों के केंद्र थे, जिसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण का निर्माण करवाया था। और भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी।
किसने? तो राजा भोज के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, परमार वंश का बाद तोमर वंश आया, उसके बाद चौहान वंश का, और अंततः जो 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलुग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अब चंदेल वंश के बारे में जान लेते हैं। इससे भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि चंदेल वंश के शासक कौन थे। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। अब बुंदेलखंड की प्राचीन नामक जेजिका भुक्ति चंदेल वंश की संस्थापक नानुक थी। इसे आप जरूर याद रखिएगा कि चंदेल वंश के संस्थापक कौन था? तो नानुक था। हम जो क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करते हैं उसे आप निश्चित रूप से जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आप जब सेट लगाते होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते होंगे। इसीलिए आप ये सब क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा, और ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। और इसकी राजधानी कौन था? तो खजुराहो, जो चंदेल वंश की राजधानी हुआ करती थी। और प्रारंभ में इसकी राजधानी आपको कालिंजर, जो कि महोबा में था, और राजा धंग ने अपनी राजधानी कलिंजर से खजुराहो को स्थानांतरित किया था। किसने? धंग ने स्थानांतरित कर दिया था। और चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्रता एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन थे। इसे भी याद रखिएगा कि यशोवर्मन आपको चंदेल वंश के शासक थे। और यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया, और उसने एक विष्णु प्रतिमा की प्राप्ति की, जिससे उसने खजुराहो को विष्णु मंदिर में स्थापित कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरा, कि धंग ने जिन्नानाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? तो धंग के द्वारा यह किया गया था। और कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग देव द्वारा 999 में किया गया था। धंग ने गंगा यमुना के संगम में शिव का आराधना करते हुए अपने शरीर को यह त्याग कर लिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राजपाल की हत्या कर दी, क्योंकि इसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। अब विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनवी के महत्वाकांक्षाओं को सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चंदेल शासक कृतिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रयन की रचना की। इसकी महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण किया, और अल्हा उदय नामक 2 सेना नायक परम दिविदेव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवा दी थी। और चंदेल वंश का जो अंतिम शासक था ये परम दिविदेव था, और 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब मेरा एक इम्पोर्टेंट वंश हो जाएगा सोलंकी वंश और तथा गुजरात के चालुक्य वंश। इससे भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं सोलंकी वंश के। और सोलंकी वंश के संस्थापक आपको मूलराज प्रथम हो जाएंगे। कौन से? तो मूलराज प्रथम हो जाएंगे, और इसकी राजधानी अलिहाबाद था। और मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। कौन सा? तो शैव धर्म का हो जाएगा। अब भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि जो महमूद गजनी के समय जो सोमनाथ पर आक्रमण हुआ था उस समय शासक कौन था? तो भीम प्रथम हो जाएगा। कौन? तो भीम प्रथम हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर जो अंडरलाइन भी कर दिए ताकि अब यदि आप PDF ले आप उससे पढ़ें तो आपको कम समय में अधिक रिवीजन कर सके। जो हमने अंडरलाइन किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को एग्जाम में मिलते हैं। तो जो भी आप हमारा PDF लेना चाहते हैं वो हमसे जरूर जुड़ जाइए। आप हमारे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। तो चलिए देखते हैं, भीम प्रथम ने सीमांत बिमल ने आबू पर्वत, जो माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। यह भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया था? तो भीम प्रथम ने बनाया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, और सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्ध राज्य था। नेक्स्ट देख लेते हैं, और प्रसिद्ध जैन विद्वान हेम
चंद सिंह सिद्धराज के दरबार में था। और माउंट आबू जो पर्वत राजस्थान में है पर एक मंडप बनाकर जय सिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों को राजरोही मूर्तियों की स्थापना की थी। और मेढ़ौरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। और सिद्धपुर के रुद्र महल जो रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण जय सिंह सिद्धराज ने किया था। जो रुद्र महाकाल जो मंदिर है वो जय सिंह सिद्धराज के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं कि सोलंकी शासक कुमारपाल यानी कि जैन मतानुयायी था। और वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में भी प्रसिद्ध है। और सोलंकी वंश का अंतिम जो शासक था ये भीम द्वितीय था। भीम प्रथम ने वो तो जो आपको जब सोमनाथ पर मोहम्मद गजनी के द्वारा आक्रमण किया गया था तो वहाँ उस समय का शासन था भीम प्रथम, लेकिन जो अंतिम शासक कह दिया था आपको भीम द्वितीय हो जाएगा। अब भीम द्वितीय के एक सामंत लवन प्रसाद ने गुजरात के बाघेल वंश की स्थापना की थी। बाघेल वंश की स्थापना आपको लवन प्रसाद के द्वारा किया गया था। और बाघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं से का मुकाबला किया था। चलिए अब देखते हैं मेरा कलचुरी या चेदी वंश के बारे में। कलचुरी वंश का संस्थापक आपको कोक्कल हो जाएगा। इसकी राजधानी आपको त्रिपुरी थी। और कुलचुरी वंश एक शक्तिशाली गंगेय देव था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। इसमें भी आपको विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। इससे भी पहले भी आपको बहुत सारे राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। और पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया था। और कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिलिंगधिपति उपाधि को धारण किया। और प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में रहते थे। यह भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं और मेरा लास्ट होने वाला है सिसोदिया वंश। इससे भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्य वंश कहते थे जो मेवाड़ पर शासन करते थे। अब मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। इससे यह क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी राजधानी कहाँ थी, तो चित्तौड़ हो जाएगा। अपनी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कराया था। यह भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि जो विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़ में कराया गया था। और खेतली की युद्ध आपको 1518 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच इसमें हुआ था। कौन सा, तो खेतली का युद्ध हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जितने भी महत्वपूर्ण वंश थे हमने इसमें डिस्कशन कर दिया। साथ ही इसका आगे वाला जो मेरा लेक्चर 4 था उसमें भी हमने कुछ वंशों के बारे में डिस्कशन किया जिससे आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जिन्होंने अभी तक मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है उससे भी जाकर देखिए। और हमने इसका जितना भी एसेंट यानी कि प्राचीन इतिहास के लेक्चर थे हमने सभी को कंप्लीट किया। तो यह वीडियो मेरा लास्ट होने वाला। तो यदि आप उसे नहीं देखें तो उसे भी जरूर जाकर देख लीजिएगा। और साथ ही कुछ समय के आप अधिक दिन के बाद यदि वीडियो देख रहे हैं तो आपको इसका एक मास्टर वीडियो भी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ से आप कम समय में अधिक रिविज़न कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और अपनी तैयारी को और भी मजबूत करें। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक भी कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।